अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने निगरान हुकूमत के हवाले से जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो तमाम तर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़दशात थे, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि जो निगरान हुकूमत होती है, ये बिल्कुल न्यूट्रल्स होती है, गैर जानबदार होती है, लेकिन पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत है, इन्होंने गिन-गिन कर और चुन-चुन कर उन लोगों को निगरान हुकूमत के सेटअप का हिस्सा बनाया है, जो कि हमारे शदीद तरीन मुखालिफ हैं। अब इमरान खान की ये बातें वाकई दुरुस्त साबित हो रही हैं। कैसे दुरुस्त साबित हो रही हैं, इसके हवाले से कुछ बड़े दिलचस्प किस्म के हकायक हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई इमरान खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने बड़ा खुल कर जो है वो कहा था कि उनको किसी भी तरीके से ये जो निगरान हुकूमत है ये न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, बल्कि उनको लगता था कि ये जो एक हुकूमत निगरान सेटअप बनाया गया है, ये उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएगा। और बाद में जिस तरीके से चीजें तब्दील हुई और हमारे सामने आई, तो बाज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि इमरान खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हकीकत बनकर हमारे सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि शेख रशीद साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और इस हवाले से इससे पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से फवाद चौधरी को बिल्कुल सुबह सवेरे जो है वो उनके घर पे जिस तरीके से दावा बोला गया और ये तासर दिया गया है किस तरीके से, जैसे फवाद चौधरी एक बड़े जो है मतलूब किस्म के दहशतगर्द थे और उनकी वजह से जो पाकिस्तान की सलामती थी, अमन था, पाकिस्तान के अंदर जो अमन का मुस्तकबिल था वो दाव पर लगा हुआ था। तो उस हवाले से उसके बाद बल्कि एक कदम और अगर आगे बात करें तो फरह हबीब को जिस तरीके से उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च की गई, और उसके अंदर आपको याद है कि जब फवाद चौधरी को लेकर जा रहे थे तो फरह हबीब ने मज़म्मत की थी, उन्होंने अदालत का भी रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि ये एक किस्म की गैर कानूनी हिरासत है, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। वो सारे क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, आपकी नज़रों से गुजरे होंगे। लेकिन उसके ऊपर जो है वो एक मौकफ दिया गया कि ये जो है वो जो दर्जनों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियां थी, मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग उसमें शामिल, और पुलिस के हवाले से कहा गया कि जो फरह हबीब हैं उन्होंने डकैती करने की कोशिश की है। मतलब एक निहत्ते शख्स ने दर्जनों गाड़ियों के हवाले से डकैती करने की कोशिश की है। अब क्या ये एफआईआर जिस तरीके से दी गई, इससे भी बाज़ाहिर ऐसी नजर आता है कि एक बेबुनियाद मुकदमे के ऊपर एक फेक किस्म की एफआईआर दी गई। बहरहाल ये वो बातें हैं जो अवामी परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके कुछ बड़े अहम मामला थे जिनके ऊपर जेआईटीज बनी हुई थी, वो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो है वो कहा गया कि जो भी इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ लोग थे, या फिर वो अफसरान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या नून लीग के बड़े करीबी थे, उनको बड़ी अहम तैनातियों के ऊपर लगाया गया। तो इस हवाले से भी तासर दिया गया कि ये तमाम तर इकदाम जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पर किए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि जो परवेज इलाही साहब हैं उनके ऊपर जिस तरीके से एफआईआर दी गई, यानी कि एक बंदा जा रहा है, उसके पास से कुछ शराब की बोतलें निकली और कहा जी के परवेज इलाही के लिए जाना था। तो इस तरीके से जब एफआईआर होंगी तो फिर ये जो सियासी हुक्मरान है, जो बड़े अहम अहम मुद्दे के ऊपर रहते हैं, इनकी अपनी पोजीशन क्या होगी, इनका अपना असर और रसूख क्या होगा, इनकी इज्जत नफ्स कहां पर होगी जब एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर इनको निशाना बनाया जाएगा। तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये वो इकदाम हैं जिसकी वजह से ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। क्या इस चीज से आप इख्तलाफ करते हैं या इतफाक करते हैं? अपना कीमती फीडबैक इस हवाले से जरूर दीजिएगा। और दूसरा हमने देखना है कि जो शेख रशीद साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद अहमद जो थे वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनका एक घर है, वो वहां पर थे, और उसके साथ जो है वो राशिद शफीक की तरफ से भी एक मौकफ सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 300 से 400 जो पुलिस के एहलकार थे उन्होंने हमारे घर के ऊपर धावा बोल दिया और शेख रशीद अहमद को जो है गिरफ्तार कर लिया। अब शेख रशीद अहमद एक बड़े पुराने सियासतदान है, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, इसके अलावा भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। तो 300-400 पुलिस एहलकारों को जब भेजा गया तो इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या अगर मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं 15-20 लोग चले जाते हैं, क्या शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार करना कोई नामुमकिन था? ये 300-400 जहां के ऊपर भी जिसी को भी गिरफ्तार करना है उसके ऊपर 250-300-400 एहलकार जब भेजे जाएंगे तो उसका क्या मकसद है? क्या इसका मकसद ये है कि वो जो शख्स है सामने वो वाकई कोई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है जिसकी गिरफ्तारी के लिए आपको ये इकदाम और ये इंतजाम करने पड़ रहे हैं, या फिर खौफ व हरास फैलाने के लिए इस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खसूसन इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो जरा खौफ के अंदर मुब्तला हो जाएं और वह इमरान खान की सपोर्ट करना जो है वो खत्म कर दें? तो क्या इस मकसद के अंदर अगर इस तरीके से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं तो क्या इसके अंदर जो पीडीएम हुकूमत है वो कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये देखना बाकी है।
اور اس کے ساتھ ساتھ اینکر عمران ریاض خان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے بڑے سرگرم دکھائی دیے، بڑے کھل کر بولتے ہیں. انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک جگہ کے اوپر تقریر کی، خطاب کی، انہوں نے کہا ادھر کیمرہ گھماؤ، ادھر کیمرہ گھماؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا جنرل باجوہ واقعی نیوٹرل تھے. یعنی کہ دوسرے الفاظ کے اندر انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ تو نیوٹرل نہیں تھے، وہ غیر جانبدار نہیں تھے. تو لوگوں کی اکثریت بھی اگر دیکھیں تو ان کے رد عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. بہرحال اس چیز جس کو جواز بنا کر عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے یو اے ای کا دورہ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ گھر کے کام تھے، کچھ گھر والوں کے کام تھے، اس کے لیے جانا تھا. لیکن پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں، ان کا نام جو ہے وہ تو بلیک لسٹ کے اندر شامل ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا جو فون وغیرہ تھا وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا. تو اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائیں، آپ نہ بنائیں، آپ اچھا کریں، آپ برا کریں، جو مرضی کریں، لیکن کیا اس سے پاکستان کا نقصان نہیں ہو رہا؟ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا امیج کہاں پر جا رہا ہے؟ ڈالر کہاں پر پہنچ گیا؟ میں نے کو 5-6 مہینے پہلے جو ہے وہ یو اے ای کا دورہ کیا تو اس ٹائم مجھے درہم 56 روپے کا ملا تھا. حال ہی میں جب میں نے دورہ کیا تو وہ تقریباً مجھے 70 روپے کا ملا. تو اب یہ والی جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری اپنی معاشی صورتحال کہاں پر ہے؟ اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے یہ جو معاملات ہیں، یہ ایک تو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ بیچارے جو پہلی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے، ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ شاید ان کے پاس گھر سے باہر جانے کے پیسے بھی نہیں رہے، 2 وقت کی باعزت طریقے سے روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں رہے. تو خدا را سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو 2023 اور 2023 کے بعد کا پاکستان کیسا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.